तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में क्या चेंजेस हुए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 वर्सेस इनकम टैक्स एक्ट 1961। आई मस्ट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस है, बहुत सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व होने वाले हैं। हम सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो विदाउट एनी ब्रेकेज प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखना। सबसे पहले तो कंसोलिडेशन हुआ है ऑब्वियसली। फिर जो बिगेस्ट चेंजेस हैं वो हम लोग हाईलाइट करने वाले हैं, जिससे जो कि रिलेटेड है 58.4 के। 58.4 में एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। इसके अलावा 58.3 में, 58.11 में भी काफी सारे चेंजेस हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग, और हम सब प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने वाले हैं दोस्तों। अब क्या है, सबसे पहला कंसोलिडेशन हो गया है। पहले तीन अलग सेक्शन थी, अब सिर्फ एक सिंगल सेक्शन है। पहले 44 AD थी, 44 AD थी, 44 AE थी। अब एक सिंगल सेक्शन है, सेक्शन 58। उसके अंदर ही सारा आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बिजनेस जो भी है या प्रोफेशनल जो भी है या फिर आपके गुड्स कैरेज के, सब एक ही जगह पे सेक्शन 58 के अंदर डील होने वाला है। दीज आर द बिगेस्ट चेंज। एंड इसके अलावा आपको जो रेट्स है, टर्न ओवर क्राइटेरिया है, मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है, वो सब कुछ सेम है। वो 1961 में और 2025 सेम है। बट फिर भी हम एक क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। फॉर बिजनेस परस्पेक्टिव द रेट इज 2 करोड़ एंड 3 करोड़। 2 करोड़ कब एप्लीकेबल होती है? जब आपका 2 करोड़ की लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है जब आपका जो, ये क्या बोलते हैं, आपका जो 95% और उससे कम आपका जो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस से बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुआ है। आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन अगर 95% और उससे 95% और उससे कम बैंकिंग ट्रांजेक्शन से होता है तो आपको 2 करोड़ की लिमिट ही मिलेगी। मतलब आप 2 करोड़ तक का बिजनेस का आपका टर्नओवर है तो आप इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जा सकते हैं। और अगर आपका 96% और उससे ज्यादा आपका ट्रांजेक्शन बैंकिंग ट्रांजेक्शन है तो लिमिट 3 करोड़ तक बढ़ जाती है। तो दीज आर द बेसिक लिमिट, 2 करोड़ एंड 3 करोड़ फॉर द बिजनेस परस्पेक्टिव। और प्रोफेशनल केस में ये लिमिट 50 लाख और 75 लाख सेम बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बेस पे डिपेंड करती है। 95% और उससे कम, 96% या उससे ज्यादा अगर हो जाता है तो उन्हें लिमिट बढ़ जाती है उनकी। और उसको उनको वो लिमिट मिल जाती है फिर 75 लाख की। मतलब यहाँ पे 2 करोड़, 3 करोड़, 50 लाख और 75 लाख, ये बेसिक लिमिट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर बिजनेस के केस में अगर जो इनकम, अगर जिसका जितना ट्रांजेक्शन बैंकिंग का है उसके ऊपर मिनिमम 6% तक का प्रॉफिट उन्हें डिक्लेयर करना है। और जो कि नॉन बैंकिंग के ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है, उसके केस में 8% उनको टर्नओवर डिक्लेयर करना है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और एक्चुअल जो उससे ज्यादा है, विच एवर इज हायर इज कंसीडर्ड एज देयर प्रॉफिट कैलकुलेटेड अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। दीज आर द थिंग विच वी हैव टू बी अंडरस्टैंड नाउ केयरफुली, कि ये एक बेसिक क्राइटेरिया है जो कि सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है दोनों लॉ में। दोनों में 1961 एक्ट में और 2025 में द रेट्स, थ्रेशोल्ड लिमिट, द मिनिमम परसेंटेज इज द सेम इन बोथ द केसेस। ये है एलिजिबिलिटी। But the biggest change is over here is related not to related to the turnover, not the receipts basis, not the fixed percentage basis. The change जो हुआ है वो ये हुआ है कि पर्सन, पहले आप 44 AD के केस में आप क्या देखते थे कि क्या वो एलिजिबल बिजनेस की कैटेगरी में आता है तो ही वो प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। बट नाउ इन सेक्शन 58, अगर कोई पर्सन कोई बिजनेस रन करता है तो उन्हें बिजनेस वाइज नहीं देखना है कि एक पर्सन जिसके दो अलग अलग बिजनेस है, तो एक बिजनेस जो कि एलिजिबल था 44 AD के लिए और जो दूसरा बिजनेस था वो 44 AD के लिए एलिजिबल नहीं था, उस पर्सन ने दो अलग अलग बिजनेस में सेग्रीगेट कर दिया और वो पर्सन के बेनिफिट ले रहा था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का। बट यहाँ पे लॉ ने क्लियरली बोल दिया है, एक डेफिनेशन दे दी है एलिजिबल एसएससी की। पहले जो डेफिनेशन एलिजिबल बिजनेस की थी, बिजनेस के केस में 44 AD के बेनिफिट के लिए, अब सेक्शन 58 के अंदर फॉर द बिजनेस परस्पेक्टिव एक डिफरेंट सेक्शन दे दी गई है एलिजिबल एसएससी की। अब वो बिजनेसमैन अगर एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन में ही फॉल होगा तो ही वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। अब उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई भले थोड़ी सी कमीशन इनकम हो, एजेंसी इनकम हो, भले माइनर हो, उसको हटा दो, वो पर्सन एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। और अगर पर्सन के प्रोफेशनल इनकम भी है, तो पर्सन की अगर बिजनेस इनकम भी है, प्रोफेशनल इनकम है, तो वो डेफिनेटली आउट हो जाएगा एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन में। इट मींस कि पर्सन, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास बिजनेस इनकम भी है, प्रोफेशनल इनकम है, एक चार्टेड अकाउंटेंट की ही बात कर ले, अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट जो कि अपनी प्रैक्टिस करता है तो उसकी प्रोफेशनल इनकम होती है, और साथ ही साथ अगर कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहा है तो जिससे उसकी बिजनेस इनकम हो रही थी, तो
जो अगर वो पर्सन अगर अपने आप को एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन में लेके जाएगा फॉर द प्रेजम्पटिव टैक्सेशन कैलकुलेशन ऑफ एलिजिबल एसएससी फॉर जो उसकी बिजनेस की रिसिप्ट है उसके लिए, तो अभी वो उसके लिए डिसअलाउड हो जाएगा। ये 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा इन द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। सो ये बहुत बड़ा चेंज है। अब उसको वो स्पेसिफाइड एसएससी की डेफिनेशन से बाहर हो गया, इसीलिए उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉर्मल प्रोविजन में जाना पड़ेगा और नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से अपना टैक्स पे करना है और अपना डिसाइड करना है कि उसका टर्नओवर क्राइटेरिया क्या है और किस बेसिस पे उसे क्या डिक्लेयर करना है, और उसे अपना पूरी बैलेंस शीट पी एंड सब कुछ रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उस बेसिस पे उसको डेफिनेटली आईटीआर 3 चूज करना पड़ेगा। दीज आर द फर्स्ट बिग चेंज रिलेटेड टू द बिजनेस परस्पेक्टिव। अब प्रोफेशनल के केस में तो सिर्फ यही देखना है कि वो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है क्या। तो अभी अगर वही चार्टेड अकाउंटेंट जो उसकी प्रोफेशनल रिसिप्ट थी उसके लिए वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में जा पाएगा सेक्शन 58 में, बिकॉज दो सेपरेट सेक्शंस दे रखी है। फॉर द बिजनेसमैन एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन अगर वो फुलफिल होती है तो ही वो प्रेजेंट प्रोटेक्शन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। फॉर द प्रोफेशनल स्पेसिफाई प्रोफेशनल की डेफिनेशन दे रखी है, तो वो अगर उसमें फॉल होता है तो उसके लिए वो प्रेजेंटिव प्रोटेक्शन स्कीम की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। टेबुलर फॉर्मेट इन सेक्शन 52 8 टू रिड्यूस क्रॉस रेफरेंसिंग बट रिक्वायर करेक्टिंग आइडेंटिफाई द एप्लीकेबल सीरियल नंबर फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इनकम। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैपन। आई होप आपको भी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि ये जो कंसोलिडेशन तो हुआ है बट द बेसिक चेंज क्या हुआ है, एक नई डेफिनेशन ऐड हो गई है और वो रिप्लेस हो गई है 1961 और 2025 में, स्पेशली बिजनेसमैन के परस्पेक्टिव से। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर आपको लगे डाउट थोड़ा, प्लीज वापस इसको एक बार सुन लेना, तो आपकी क्लैरिटी और कंफ्यूजन दोनों दूर हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया। अब एक दूसरा बड़ा चेंज ये भी हुआ है। एक चीज हमने बहुत बड़ा चेंज पढ़ा है, ये स्पेसिफाई एसएससी और स्पेसिफाई बिजनेस के केस में जो जिसका इफेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। हम लोग क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ में एक एग्जांपल लास्ट में देखेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे जितने भी हम जो चेंजेस है उसके साथ है। दूसरा चेंज है, इसमें ये बोला गया कि एक ये एनी लॉस अलाउंस और डिडक्शन अलाउेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट सेल नॉट बी अलाउड अगेंस्ट द इनकम कंप्यूटेड इन द मैनर स्पेसिफाई इन द सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 58। अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि कोई भी लॉस, कोई भी अलाउंस, कुछ भी डिडक्शन नहीं अलाउड है। मतलब जो आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में कैलकुलेशन की है वो फुल एंड फाइनल है। आपको कोई सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, कोई बिजनेस से कोई दूसरे लॉसेस भी थे, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस थे, या आपके कुछ और भी लॉसेस किसी से भी थे, प्रोफेशनल से थे, कुछ भी थे, आप उसका सेटलमेंट का फायदा नहीं ले पाएंगे। वॉट एवर द प्रॉफिट कैलकुलेटेड, यहाँ पे प्रॉफिट ही कैलकुलेट होगा क्योंकि आप मिनिमम प्रॉफिट ही डिक्लेयर करना है, जो भी आपका टर्नओवर है, जो भी आपकी रिसिप्ट है उसके बेसिस पे। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उतना टैक्स उस पर पे करना है। आपको कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, कोई सेट ऑफ नहीं अलाउड है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अलाउड नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। इसका भी जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है हम एग्जाम्पल के साथ में देखने वाले हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। बिजनेस एक्सपेंसेस तो पहले भी नहीं मिलते थे, दोनों एक्ट में नहीं मिलते हैं, 1961 में भी नहीं मिलते, 2025 में मिलते हैं। बट यहाँ पे डिडक्शंस मिलते थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जो अब 2025 में नहीं मिलेंगे। बिजनेस इंटरहेड बिजनेस लॉस, बिकॉज 1961 एक्ट में आपको अलाउड था कि आपके पास दो बिजनेस है, एक बिजनेस को आप प्रेजेंटिव बिजनेस मान सकते थे और दूसरे को नहीं मान के उसके हिसाब से आप उसका अगर एक से आपको लॉस हो रहा है, प्रेजेंटिव से आपको प्रॉफिट है, आफ्टर कैलकुलेटिंग ईज ऑल दीज थिंग्स, तो यू हैव टू बी सेटल द सेम at the time of final tax liability. But now it is completely disallowed in the law in section 58 2. So this is also the big change. You have to be understand the same. इंटरहेड लॉस सेट ऑफ भी नहीं अलाउड है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी नहीं अलाउड है, एंड टैक्स पेबल ऑफ फुल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, नो एडजस्टमेंट अलाउड। एंड दीज आर द थिंग विच इज अ बिग चेंजेस रिलेटेड टू द सेम। इसका बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप देख सकते हैं पहले सेटल करते थे तो आपकी लाइबिलिटी 4 लाख तक पहुंच गई इंटरहेड बिजनेस लॉस को सेटल करने के बाद, बट ये अब अलाउ ही नहीं होगा। सो यू हैव टू बी पे straight forward entire amount whatever the calculative and presumptive taxation scheme. So ये जो changes related to the, अब एक और बिग चेंज है रिलेटेड टू द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि बहुत सारे लोगों को इसका भी इफेक्ट पड़ने वाला है। पहले क्या होता था कि आप अगर एलिजिबल एसएससी है, आप अगर एलिजिबल पर्सन है,
तो अगर आपने पास्ट में इसका प्रिजम्पटिव स्कीम का यूज किया है नहीं किया है, उसके बेसिस पे आप चूज करते थे और आप डिसाइड करते थे कि आपको इसके ऊपर आप 44 AD में या 44 ADA में आपने इन किया है कि नहीं किया। बट अभी आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि अगर पर्सन एलिजिबल एसएससी की कैटेगरी में आ रहा है, एलिजिबल एलिजिबल एसएससी की कैटेगरी में आ रहा है, एलिजिबल बिजनेस एलिजिबल प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आ रहा है, और उसका जो टर्नओवर है, उसकी जो रिसिप्ट है वो उस लिमिट तक ही है, तो उसे मिनिमम 6%, 8% एंड 50%। 6%, 8% किस केस में होता है वो आपको पता है, 50% किस केस में होता है आपको पता है। तो मिनिमम उतना प्रॉफिट तो उसे डिक्लेयर करना ही है। इट मीन्स कि ऑटोमेटिक अगर उसने ये नहीं किया तो उसके ऊपर उसको जो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर रखने पड़ेंगे और साथ ही साथ ऑडिट भी करानी पड़ेगी। सो दीज आर द थिंग विच इज क्लियरली मेंशन इन लॉ। Earlier, people say that we are obtained, we are not obtained. So now this is removed. Now they say that whether you are running your business first time or professional, आप पहली बार कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका पहला साल है या आपका फर्स्ट ईयर है प्रोफेशनल में, बट स्टिल you have to be declared at least this. If you are eligible professional, if you are eligible businesses, and your limit is that much, your turnover is that much only, your receipt is that much only, and your actual profit you are showing the same, which is more than basic exemption limit, then definitely you have to be at least paying at least these. This is your basic tax. The basic profit limitation will be 6%, 8% or 50% will be there. It is clearly mentioned in law. So इसका इफेक्ट बहुत पड़ना पड़ा बड़ा होने वाला है, बहुत सारे लोगों को इसका इफेक्ट पड़ने वाला है कि इस चीज का बहुत सारे लोग बेनिफिट लेते थे, बट इट इज नाउ अगर वो पर्सन ये नहीं करता है, इफ द पर्सन इज सेइंग दैट आई एम नेवर से फॉर नेवर use the 44 AD. So I'm not 44 AD and 44 ADA, or now we can say the 58, but this is removed now. They are not saying these things now. They're saying that if you are not basic जो लिमिट है 6%, 8%, 50%, आप उतना भी प्रॉफिट अगर नहीं डिक्लेयर कर रहे हो तो आप कुछ नहीं, आपको मेंटेनेंस कर दो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट की सेक्शन 62 के अंदर और सेक्शन 63 के अंदर, बस ऑडिट करवा, बस इतना ही सिंपल सी चीज है। तो इसका इफेक्ट काफी बड़ा होने वाला है। And income declared below the तो consequences changes declaring below the presumptive rate क्या होने वाला, income declared below the presumptive tax rate, the taxpayer report actual profit lower the section rate for the category, total income exceed basic exemption limit, books of accounts become mandatory in a section 62, audit is mandatory in 63, and 5-year re-entry lockout. So assessee become ineligible to opt back into the presumptive scheme for the next 5 years. सो ये ऑटोमेटिकली जो अगर वो पर्सन ने अगर अगर पर्सन ने भले उसने ऑप्ट इन किया या नहीं किया, बट अब वो पर्सन 5 इयर्स तक वापस इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता है, इसका इफेक्ट भी उसके ऊपर पड़ने वाला है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच इज अ वेरी बिग चेंज। इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है कि अगर उस पर्सन ने इसको फॉलो नहीं किया, अभी वो ऑप्ट इन और नहीं किया, तो वो सीधा उसका ऑप्ट आउट वाला माना जाएगा कि भाई उस पर्सन ने अभी बोला कि मेरी एक्चुअल प्रॉफिट बहुत लो है, सो आई एम प्रिफरिंग टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, आई एम फाइलिंग ITR 3 एंड आई एम डूइंग द ऑडिट एज एप्लीकेबल। सो वो अगर ऐसा कर रहा है तो वो पर्सन अब वापस उस 44 AD के अब वापस सेक्शन 58 का बेनिफिट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का 5 इयर्स तक नहीं ले पाएगा। सो दीज आर द थिंग। 5 ईयर की उसकी री एंट्री लॉकआउट हो जाएगी, बट स्टिल उसको ऑडिट कराना, उसको बुक्स रखना मैंडेटरी हो जाएगा, बिकॉज ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपने बिलो उस लिमिट में चले गए हैं तो आपको वापस उसको ऑडिट भी कराओ, आपको बुक ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करो। तो दीज आर द स्पेशल पॉइंट्स एंड इसका बहुत बड़ा अफेक्ट होने वाला है। सो ये बहुत बड़ा चेंजेस है जो हमने देख लिया इसका होने वाला है। सो नाउ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं कि इसका बड़ा इंपैक्ट क्या होने वाला है। हम दो पर्सन लेते हैं, एक पर्सन जो कि राम, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो एक अपना प्रोफेशनल इनकम भी है उनकी, और साथ ही साथ में वो एक बिजनेस भी रन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बिजनेस, उन्होंने सॉफ्टवेयर बिजनेस रन कर रहे हैं। तो उनका जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है उसके ऊपर तो वो एलिजिबल प्रोफेशनल है, सो डेफिनेटली वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेंगे, क्योंकि उनका रिसिप्ट अप टू दैट लिमिट ओनली 50 लाख रुपीज या 75 लाख रुपीज तक ही है उनका। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना जो प्रॉफिट है वो दिखा रहे हैं, 60% दिखा रहे हैं, समवेयर अराउंड 60% ऑफ देयर रिसिप्ट दे आर declaring their profit. So his actual profit is considered as their final presumptive taxation profit. So now he is not allowed
allowed to take benefit of any kind of set off, any kind of adjustment of any other losses, and no deduction allowed at all. So जो भी उनका फाइनल नंबर बनेगा, जो भी उनका रिसिप्ट था, उसका 60% will be considered as their taxes, final tax liability, and he has to pay taxes on it. Now the remaining part, जो कि अब बिजनेस था वो इनएलिजिबल बिजनेस बन गया है, इनएलिजिबल एसएससी बन गए हैं वो इस बिजनेस पर्सपेक्टिव के पर्पज से, क्योंकि अब 1 अप्रैल 2026 में इनकम टैक्स एक्ट 2025 में उन्हें वो अलाउड नहीं होगा, बिकॉज वो अभी एक इनएलिजिबल एसएससी बन चुके हैं, बिकॉज उनके पास प्रोफेशनल इनकम भी है। तो नाउ जो उनका बिजनेस रिसिप्ट है उससे उनको उनके ऊपर जो बेसिक क्राइटेरिया 1 करोड़ और 10 करोड़, वो लिमिट उनको चेक करनी है। उनको देखना है कि उनका जो बिजनेस टर्नओवर है वो 1 करोड़ तक है या 10, या फिर मतलब 1 करोड़ एप्लीकेबल हो रहा है, 10 करोड़ एप्लीकेबल हो रहा है। 1 करोड़ कब एप्लीकेबल होता है, जब उनकी जो उनका जो मैक्सिमम रिसिप्ट है वो मैक्सिमम रिसिप्ट वो कैश में हो रही है, मतलब बिलो 95% और बिलो उसका जो रिसिप्ट है 95% और बिलो उसका जो जो रिसिप्ट हो रही है, उनकी जो प्रॉफिट जो टर्नओवर है उनका, अगर वो कैश एंट्री से आ रहा है तो, बट उससे ज्यादा कैश एंट्री से आ रहा कैश एंट्री से आ रहा है या फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन से नहीं आ रहा है, सो वो उस केस में वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बट इन केस द पर्सन हु हैज अ मैक्सिमम ट्रांजेक्शन इन अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मतलब 96% और मोर बैंकिंग ट्रांजेक्शन से पैसा आ रहा है उनको, तो उनकी लिमिट 10 करोड़ हो जाती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि उनके कितने बैंकिंग ट्रांजेक्शन है और कितने नहीं है, उसके बेसिस पे उनकी लिमिट 1 करोड़ और 10 करोड़, मतलब उन्हें 1 करोड़ और 10 करोड़ की लिमिट ही चेक करनी है, और कोई लिमिट अब उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। उनको ये नहीं देखना है कि भाई उनकी इनका उनका प्रॉफिट उनका टर्नओवर तो 1.5 करोड़ ही है तो 48.3 बोलता है, बिकॉज वो एलिजिबल ही नहीं है, अब वो इन एलिजिबल बन चुके हैं। अगर वो एलिजिबल ही नहीं है तो उनके ऊपर वो एप्लीकेबल ही नहीं होने वाला है, कि उनको वो देखने की जरूरत है कि भाई उनका मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं अचीव किया है, इसीलिए उनके लिए टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो गई है। तो वो टैक्स ऑडिट कंपलसरी उनके लिए नहीं होगी उनके केस में, बिकॉज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि वो प्रोफेशन भी रन करता है, बिजनेस भी रन करता है, तो वो बिजनेस के परस्पेक्टिव से इनएलिजिबल हो गए हैं। सो दिस इज द बिग चेंज, द बिग इफेक्ट ऑन द सेम, फॉर द अंडरस्टैंडिंग परस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस। द सेकेंड पर्सन हु इज रनिंग अ बिजनेस एंड उसका बिजनेस है, उन्होंने कभी पहले 44 AD यूज नहीं किया था, बट नाउ बिकॉज ये कंपलसरी हो चुका है, अब पर्सन की टर्नओवर 1.5 करोड़ है, तो 1.5 करोड़ टर्नओवर है तो उनको मिनिमम प्रॉफिट 6% या 8% दिखाना जरूरी हो गया है। अब उन्होंने सेक्शन 58 में ऑप्ट इन करे या नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो उससे कम दिखाएंगे तो उन्हें 62 भी लग जाएगा, मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखने पड़ेंगे, साथ ही साथ टैक्स ऑडिट भी मैंडेटरी हो जाएगा उनका, और साथ ही साथ में उनके ऊपर इफेक्ट ये भी पड़ने वाला है कि उन्हें कोई सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का फायदा भी नहीं मिलेगा। सो दिस इज द बिगेस्ट चेंजेस, द इफेक्ट और देयर। अदरवाइज अगर उन्हें उनका फायदा लेना है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का फायदा लेना है, तो उन्हें ऑडिट करवानी है। अगर वो ऑडिट करवा देंगे तो डेफिनेटली उनको इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, पर अगर वो मिनिमम इतना प्रॉफिट दिखा लेंगे तो उन्हें इनका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सब कुछ जाएगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड डिडक्शन सब कुछ जाएगा, उनको कुछ भी अलाउड नहीं होगा। सो ये दो एग्जाम्पल से आई होप जितने भी बड़े चेंजेस है हमने इजीली समझ लिए। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, बिकॉज आई नो इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, बट इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है इस एग्जाम्पल से, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है एज अ प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव से। सो आइदर आप एक स्टूडेंट है या फिर आप एक टैक्स प्रोफेशनल से, तो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये शेयर भी करना, ताकि लोगों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, और हमें सब्सक्राइब करना, ताकि हम एवरीडे आपके लिए कुछ एक ऐसा इंटरेस्टिंग, स्पेशली रिलेटेड टू द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, हम नया चेंजेस जो भी है उसको स्पेशली हाईलाइट करें आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।